बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल आखिर प्रकाश मान गया और रेखा को इख्तियार करने का कहकर वापिस चला गया। प्रकाश के जाते ही रेखा ने किचन का दरवाजा खोल दिया। किचन के दरवाजे के सामने चिंटू बबलू को सीने से लगाए खड़ा था। चला गया इंस्पेक्टर। चिंटू बबलू को सोफे पर लेटाता हुआ बोला, इसने बेडरूम नहीं देखा। हाँ, तुम क्यों इसको बेडरूम में जाने देती? क्योंकि वो बेडरूम में जाता तो यकीनन बाथरूम भी चेक करता जहाँ दीपक की लाश पड़ी है। चिंटू तंसिया लहजे में बोला, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल हो। दीपक अभी दिल्ली वापस नहीं आया है, रेखा ने तेज लहजे में कहा। तो चिंटू को रेखा पर गुस्सा आ गया और इसने आगे बढ़कर रेखा के बाल पकड़े और इसे बेडरूम की जानब खींचने लगा। छोड़ो मेरे बाल। रेखा ने अपने बाल चिंटू के हाथ से छुड़ाए। चलो मैं तुम्हें दीपक की लाश दिखाऊं। चिंटू ने रेखा का हाथ पकड़ा और इसे बेडरूम की जानब लेकर जाने लगा। चलो देख लेती हूँ मैं भी। हाँ बताओ, कहाँ है दीपक की लाश? रेखा ने चिंटू से अपना हाथ छुड़ाया और इसके साथ बेडरूम की जानब चलने लगी। बेडरूम में पहुंचकर चिंटू ने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला और रेखा को बोला, देखो देखो दीपक की लाश। चिंटू को ये कहने पर रेखा बाथरूम में दाखिल हुई और इसने बाथरूम पर पूरी नजर दौड़ाई। इसे बाथरूम में कोई लाश नजर नहीं आई तो वो चमक कर बोली, कहाँ है लाश? वो क्या है बाथरूम के फर्श पर? चिंटू ने हाथ के इशारे से कहा और फिर खुद ही चौंक उठा। अब बाथरूम में कोई लाश नहीं थी। ये लाश कहाँ गई? चिंटू बुकला गया। तुम्हारी आंखों का धोखा है सब, यहाँ कोई लाश नहीं है। राम कसम, मैंने खुद देखी थी, यही पड़ी थी लाश। चिंटू ने बुकलाकर हाथ के इशारे से उस जगह की निशानदेही की जहाँ लाश पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, रेखा बोली और बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आ गई और फिर बेडरूम से निकलकर नीचे की जानब जाने लगी। चिंटू कुछ देर बाथरूम में खड़ा सोचता रहा, फिर वो भी बाथरूम से निकल आया और रेखा के पीछे नीचे की जानब चल दिया। नीचे पहुंचकर रेखा सोफे पर बैठ गई और चिंटू सीढ़ियों के पास खड़ा था। चिंटू के चेहरे पर कश्मकश के इजहार नुमाया थे। वो कभी रेखा को देखता और कभी ऊपर बेडरूम के दरवाजे पर नजर डालता और फिर सोचों में गुम हो जाता। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक अग्रवाल की लाश कहाँ गई। इसने पूरे होशो हवास में दीपक की लाश बाथरूम के टब के पास पड़ी हुई देखी थी और अब लाश वहां पर नहीं है। चिंटू सोच रहा था कि उसी वक्त फोन की घंटी ने खामोश फिजा में अरताश बर्पा किया। रेखा जो टेलीफोन के पास ही बैठी थी, इसने टेलीफोन का क्रैडल उठा लिया। हेलो रेखा फोन उठाकर बोली। इससे पहले कि रेखा फोन पर कुछ और बोलती, चिंटू तेजी के साथ आगे बढ़ा और इसने रेखा के हाथ से क्रैडल छीन लिया। इस तरह क्रैडल छीनने की वजह से रेखा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। चिंटू ने जल्दी से क्रैडल फोन पर रखा और पस्तौर रेखा की कान पट्टी से लगाकर बोला, मुझसे पूछे बगैर कोई फोन नहीं उठाना, मैंने बेख्याली में फोन उठा लिया था। चिंटू रेखा को गहरी नजर से देखता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और सोफे पर बबलू के सरहाने बैठ गया। इसके माथे पर सोच की गहरी शक्लें नुमाया होने लगी। कितनी ही देर तक चिंटू एक ही पोजीशन में बैठा सोच रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो चिंटू चौंक उठा। अब इस वक्त कौन आ सकता है? चिंटू ने रेखा से पूछा। शायद मेरे पति दीपक आ गए हों। रेखा हाथ मलते हुए बोली, तुम्हारा पति मर चुका है और शायद इसे तुमने ही मारा है। मैंने इसकी लाश अपनी आंखों से देखी है। पागल हो तुम, पूरे पागल हो। खुद अपनी आंखों से तुमने बाथरूम देखा है, वहाँ कोई लाश नहीं थी। लेकिन पहले मैंने अपनी आंखों से दीपक की लाश देखी थी। चिंटू के चेहरे पर बेयकीनी थी। अगर तुमने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी तो फिर लाश कहाँ गायब हो गई? रेखा बोली तो चिंटू से कोई जवाब ना बन पड़ा। वो सिर्फ गहरी नजरों से रेखा को देखे जा रहा था। इसके चेहरे पर अजीब बेयकीनी की कैफियत थी, जैसे कोई बात इसकी समझ में ना आ रही हो। उसी वक्त दरवाजे की घंटी दोबारा बजी तो चिंटू ने जल्दी से सोए हुए बबलू को गोद में उठाया और ऊपर बेडरूम की जानब चल दिया। बेडरूम के दरवाजे के पास रुककर इसने रेखा को इशारा किया कि वो दरवाजा खोल दे और खुद बेडरूम में दाखिल होकर इसने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही चिंटू ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और रेखा ने मरकजी दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर खान और सब इंस्पेक्टर प्रकाश अंदर दाखिल हुए। रेखा भाभी, आप खैरियत से तो है ना? इंस्पेक्टर खान ने अंदर दाखिल होने के बाद रेखा से पूछा।
साथ ही इंस्पेक्टर खान की आंखें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ गर्दिश करने लगी, जैसे वो घर में मौजूद किसी गैर मामूली बात का जायजा ले रहा हो। जी जी मैं ठीक हूँ, रेखा ने लड़खड़ाती जुबान में जवाब दिया। फिर आप फोन पर चीखी क्यों थी? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। फोन पर मैं चीखी थी, रेखा ने हैरानगी से पूछा। अभी मैंने फोन किया था तो आपने हेलो कहा और फिर आपकी हल्की सी चीख सुनाई दी और फोन का राब्ता मुनक़ता हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आपके हाथ से क्रैडल लेकर फोन पर रख दिया हो। सब खैरियत है ना? इंस्पेक्टर खान ने कहा। वो रेखा कुछ कहना ही चाहती थी कि फोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। रेखा फोन की जानब बढ़ी। इसके पीछे इंस्पेक्टर खान और प्रकाश भी फोन के पास आए। रेखा ने जैसे ही फोन उठाना चाहा तो इंस्पेक्टर खान ने इसे रोक दिया और खुद आगे बढ़कर फोन का क्रैडल उठाकर अपने कान से लगाया। हेलो इंस्पेक्टर खान फोन कान से लगाते हुए बोले। जी हाँ, ये दीपक अग्रवाल का ही घर है। आप कौन? दूसरी जानब की बात सुनकर इंस्पेक्टर खान बोल उठे। अच्छा, बम्बई से कॉल है? जी कहिए। जी दीपक तो बम्बई ही में है। दूसरी जानब से शायद दीपक से बात करने की ख्वाहिश का इजहार हुआ तो इंस्पेक्टर खान बोले। अच्छा, दीपक दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गया मगर वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। इंस्पेक्टर खान ने दूसरी जानब की बात सुनकर बोल उठे। क्या आपने खुद दोपहर की फ्लाइट में दीपक को सवार करवाया? देखिए अभी तक तो दीपक घर नहीं आया, जैसे वो घर आता है मैं आपकी बात इससे करवा दूंगा। इंस्पेक्टर खान ने इतना कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। फोन पर बात करने के बाद इंस्पेक्टर खान की कशादा पेशानी पर बाल पड़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। क्या बात है सर, किसका फोन था? फोन रखने के बाद सब इंस्पेक्टर प्रकाश ने इंस्पेक्टर खान से पूछा। बम्बई से कॉल थी, दीपक से बात करना चाह रहे थे। इंस्पेक्टर खान सोचते हुए बोला, मगर दीपक तो बम्बई ही में है। रेखा इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर बोल उठी। दीपक दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इंस्पेक्टर खान रेखा की बात सुनकर बोले। तो फिर दीपक साहब कहाँ रह गए? प्रकाश रेखा और इंस्पेक्टर खान की बात सुनने के बाद सोचता हुआ बोला। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर दीपक दोपहर बम्बई से रवाना हुआ है तो इसे शाम 6-7 बजे तक घर पर आ जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर खान ने जवाब दिया। फिर सोचने के बाद बोले, मैं दीपक के मोबाइल पर फोन करता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर खान ने अपना मोबाइल निकाला और दीपक का नंबर मिलाकर इससे कॉल करने लगे। कुछ देर बाद इन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया। क्या हुआ सर? प्रकाश ने पूछा। दीपक का मोबाइल बंद आ रहा है। इंस्पेक्टर खान ने परेशानी से माथा रगड़ते हुए कहा। ना जाने दीपक कहाँ है। मैं बताता हूँ कि दीपक कहाँ है। अचानक ऊपर के बेडरूम से चिंटू हाथ में पिस्तौल लिए बबलू को कंधे से लगाए बेडरूम से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। चिंटू तुम? इंस्पेक्टर खान ने अपना पिस्तौल निकालने की कोशिश की। नहीं इंस्पेक्टर खान, ये गलती ना कीजिए, चिंटू पिस्तौल लहराते हुए बोला। फिर इसने सोए हुए बबलू को सोफे पर लटा दिया और खुद इंस्पेक्टर खान के सामने खड़ा हो गया। चिंटू अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना तुम बचकर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से कहा। मैं अभी इसी वक्त खुद को कानून के हवाले करता हूँ, मगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी? चिंटू एक एक लफ्ज चिबाते हुए बोला। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मगर तुम्हें अपने साथ किस किस्म की ज्यादती का खतरा है? इंस्पेक्टर खान ने पहले चिंटू की बात का जवाब दिया, फिर हैरत से पूछा। मैं एक चोर हूँ और चोरी मेरा काम है, मगर मुझे खतरा है कि यहाँ मुझे खून के जुर्म में फंसा दिया जाएगा। खून? किसका खून? इंस्पेक्टर खान ने हैरत से पूछा। दीपक अग्रवाल का खून। दीपक अग्रवाल का खून? जी हाँ, मैंने दीपक की लाश बेडरूम से बाथरूम में अपनी आंखों से देखी थी, मगर अब लाश वहाँ नहीं है। लाश अब वहाँ नहीं है? मतलब लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर खान की हैरत काबिले दीदानी थी। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ।